स्टूडेंट, तो हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, द डिफरेंस। यानी कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डिफरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स प्रीवियस टॉपिक में हम लोग कवर कर चुके थे, बट इसका डिफरेंस बिटवीन रह गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं, कंजप्शन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कंजप्शन गुड्स उसे कहा जाता है जो ह्यूमन के वांट को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करता है, उसे क्या बोला जाता है? कंजप्शन गुड्स। जैसे हमें मार्कर चाहिए लिखने के लिए, हम बाज़ार से मार्कर परचेस करते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, कैपिटल गुड्स डू नॉट डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी ये जो कैपिटल गुड्स होता है डायरेक्ट कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, ठीक है। जैसे मशीन, प्लांट एंड मशीन ख़रीदा गया, उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं, हमें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उसे, ठीक है। उससे हम फर्दर गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल गुड्स डू नॉट डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दे गुड्स आर कंज्यूम बाय हाउस होल्ड व्हेन परचेज। ये जो कंजप्शन गुड्स जो होता है, जब एक कंज्यूमर क्या करेगा, गुड्स को परचेस करेगा तो इसे कंज्यूम करेगा। यानी ये गुड्स हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जाता है जब ये हाउस होल्ड गुड्स को परचेस करता है। हाउस होल्ड का मतलब हम ही लोग हो गए, ठीक है, हम हो गए, आप हो गए। जितने चीज़ें हम लोग परचेस करते हैं वो सब क्या हो जाएगा? कंजप्शन गुड्स। हम लोगों के द्वारा जो भी गुड्स परचेस किया जाता है, ये गुड्स जो है हाउस होल्ड के द्वारा परचेस किया जाता है, ठीक है, कंज्यूम किया जाता है। और एक कैपिटल गुड्स हाउस होल्ड के द्वारा परचेस नहीं, कंज्यूम नहीं किया जाता है। ये जो गुड्स होता है प्रोड्यूसर के द्वारा परचेस किया जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी इस कैपिटल गुड्स से कुछ और ज़्यादा गुड्स को क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स को। जैसे दीज गुड्स नॉट कंज्यूम बाय हाउस होल्ड। ये गुड्स जो होता है कैपिटल गुड्स हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी होते हैं, वो हम तो खरीदेंगे नहीं, हम तो हाउस होल्ड हैं, हम तो वही चीज़ें परचेस करेंगे जिस चीज़ें को डायरेक्ट हमें क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मिले। तो प्लांट, मशीनरी कौन परचेस करेगा? प्रोड्यूसर परचेस करेगा, ठीक है। और प्रोड्यूसर क्यों परचेस करेगा? उससे फर्दर गुड्स को प्रोडक्शन कर सके। तो यहाँ पे instead of these are used by producer for production of further goods। यानी कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि उस कैपिटल गुड्स से कुछ फर्दर गुड्स को क्या कर सकें? प्रोडक्शन कर सकें। तो हम लोग थर्ड डिफरेंस पे आते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम लोग हाउस होल्ड हैं, जितना भी हम लोग गुड्स को कंजप्शन करने में खर्चा करते हैं पैसा, उस पैसे को क्या बोला जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये जो डिफरेंस है, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो प्रोड्यूसर होता है कैपिटल गुड्स को परचेस करता है, तो एक तरीके का वो कंज्यूम कर रहा है ना कैपिटल गुड्स को, तो पैसा खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हम लोग अपने ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं? गुड्स परचेस कर लेते हैं, उसमें कोई रिटर्निंग नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमारे पास 10,000 रुपये है, उसे बैंक में पैसा जमा कर देंगे, ठीक है, उस पैसे को बैंक में जमा कर देंगे, तो उस पर हमें क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी हम खर्चा करते हैं उस पर कुछ ना कुछ रिटर्निंग होता रहता है, तो उसे क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट पर आते हैं, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स लीड टू हायर लेवल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देखिए
यहाँ पे कंजप्शन गुड्स से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारे जनता को, हमारे सोसाइटी को ज़्यादा कल्याण मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, एक वेलफेयर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा। अब यहाँ पर आते हैं, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इकोनॉमी। यानी हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन होगा तो हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है। जैसे अगर हमारे पास 3 मशीन है गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं और कल को हमारे पास 6 मशीन हो गया तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोगों का दो क्या था, डिफरेंस था, किसका किसका, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो हम लोग फटाक से एक बार फुर्तीले में रिवीजन कर लेते हैं। और यानी कंजप्शन गुड्स उसे बोला जाता है जो डायरेक्ट ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन जो गुड्स देता है उसे क्या बोला जाता है, कंजप्शन गुड्स। और जो ह्यूमन को सेटिस्फेक्शन डायरेक्ट नहीं देता है उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स। और ये गुड्स जो होता है हाउस होल्ड के द्वारा परचेस किया जाता है, ठीक है, हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जाता है यदि परचेस करते हैं तो। और ये गुड्स हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है, ये गुड्स किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स। एंड नेक्स्ट पर आते हैं, ये एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग हाउस होल्ड हैं, हम लोग किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने में एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसे बोला जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर कोई प्रोड्यूसर है वो कैपिटल गुड्स को परचेस करता है तो उसके लिए वो भी तो गुड्स हो गया कंजप्शन, तो उसे क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कभी भी कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंडिचर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद ज़्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स, यदि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा गुड्स, वेलफेयर होगा, ठीक है। और कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये हम लोगों का डिफरेंस हो गया। अब फिर आते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया, हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, हम एक ह्यूमन है, हम लोग इकोनॉमी में जितने ह्यूमन्स रहते हैं इन लोगों को जो भी ज़रूरत होता है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर एक जगह पैसा देना पड़ता है। जैसे मार्कर परचेस किए तो मेरा क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लाइट परचेस किए, मेरा क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और टी शर्ट खरीदें, ये क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये सब हम लोगों का क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हमारी इकोनॉमी में जितने भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं अगर सारे को ऐड कर दें तो हमारा क्या पता चल जाएगा, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में जितने भी कंजप्शन पर खर्चा होते हैं अगर सारे को ऐड कर दें तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी हमें पता चल जाएगा। अब ये जो हमारा इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में कौन कौन कंजप्शन पर खर्चा करता है, कौन कौन कंज्यूमर है, कौन कौन कंजप्शन के ऊपर खर्चा करता है, कौन कौन गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे हम लोग निकालेंगे, एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन, यहाँ पे कर लीजिएगा, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट लिखे हैं, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रहेगा, यदि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होगा तो ये किस में चलाएगा, गवर्नमेंट में चलाएगा। तो यहाँ पे 3 लोग गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और गुड्स एंड सर्विस पर पैसा खर्चा करते हैं। और ये 3 लोग टोटल अपने अगर खर्चे को ऐड कर दें तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी वही होगा, ठीक है। तो अब देखिए हाउस होल्ड ये कैसे कंजप्शन करता है गुड्स को, जैसे हम लोग कोई भी गुड्स परचेस करते हैं, हमें ह्यूमन सेटिस्फेक्शन पाने के लिए जो भी गुड्स परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, हाउस होल्ड। क्या बोला जाएगा, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड भी खर्चा करता है, गुड्स को कंजप्शन करता है, और गवर्नमेंट भी करता है। गवर्नमेंट कैसे करता है, जैसे आप लोग देखते हैं स्कूल में कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्कूल में ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये भी तो कहीं ना कहीं से परचेस करता है। तो परचेस करेगा तो क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट डिफेंस के लिए, डिफेंस गुड्स के लिए एक्सपेंडिचर करता है। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन,
ये क्या होता है, जैसे एनजीओ होता है, बहुत सारे प्राइवेट एनजीओ होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को परचेस करते हैं और दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं से गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। इनका भी क्या होता है, खर्चा होता है। तो ये भी क्या बन गए, एक कंज्यूमर बन गए। तो जितना ये भी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करते हैं, इनके लिए भी क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर जैसे इसमें आ जाएगा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टेम्पल आ जाएगा, चर्च आ जाएगा, मॉस्क्यू आ जाएगा और गुरुद्वारा आ जाएगा। ये सब सारी चीज़ें देखते होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे फैसिलिटी हम लोगों को दी जाती है। तो आखिर वो कहीं ना कहीं से क्या करते होंगे, गुड्स को परचेस करते होंगे। तो ये भी क्या करते हैं, कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यानी हम लोग एग्रीगेट कंजप्शन हम लोग किसे कहा जाता है, हमारे इकोनॉमी में जितने लोग कंजप्शन पर खर्चा करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को यूज़ करते हैं और उस पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उसी को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन कंज्यूमर का काम करता है, कौन कौन कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करता है। हाउस होल्ड, जैसे हम लोग ह्यूमन वांट सेटिस्फेक्शन पाने के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विस लेते हैं, उसके बदले में जो पैसा पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो कहीं ना कहीं परचेस करता है। तो वो भी क्या करता है, कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर करता है। गवर्नमेंट हो गया। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हम टेम्पल की बात किए हैं, चर्च की बात की है, मॉस्क्यू की बात किए हैं और गुरुद्वारा की बात की है। तो ये हम लोगों का 2 टॉपिक यहाँ पर कवर हुआ, डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और उसके बाद कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। तो जो अगला टॉपिक हम लोगों का ये है, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट रिफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी कभी भी स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होता है तो उसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर हमारे पास 50,000 रुपये आज है, अगर आज रखें, आज भी 50,000 रहेगा, 10 साल के बाद भी 50,000 रहेगा, 20 साल के बाद भी 50,000 रहेगा, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया, ये मेरा सेविंग हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है जो भी हम लोग पैसा कहीं खर्चा करते हैं तो उस पैसे पर क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ रिटर्निंग होता है, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे अगर उस पैसे 50,000 को बैंक में जमा कर दें तो उस पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 50,000 पे 10% हमें क्या मिलेगा, 5,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसे बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये चीज़ें जानते हैं। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये चीज़ें जानते हैं। तो आप लोग फिक्स से मतलब समझ गए होंगे, जो फिक्स एसेट्स, जब कभी भी हमारा फिक्स एसेट्स इंक्रीज करता है तो उसे क्या बोला जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। जैसे प्लांट मशीनरी अगर हम लोग परचेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ही तो हो गया। प्लांट मशीनरी तुम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए परचेस करते हैं हम लोग, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो किस टाइप के इन्वेस्टमेंट हो गए, फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अगर कभी भी हमारे फिक्स एसेट्स में इंक्रीज होता है, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसे क्या बोला जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे पास एक मशीन है, 2 मशीन और परचेस कर लिए, तो मेरा फिक्स एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वो क्या होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप लोग इन्वेंट्री से मतलब जान रहे होंगे, स्टॉक होता है। स्टॉक 3 तरीके के होते हैं, जैसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी अगर चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर में, अगर कभी भी आपके स्टॉक में चेंज होता है, इन्वेंट्री में चेंज होता है, तो उसे बोला जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसे चेंज, अगर हमारे पास चेंज का मतलब ये हो गया, रॉ मटेरियल या तो फिनिश्ड मटेरियल या तो वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल परचेस करके होल्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो इंक्रीज़ कैसे हुआ, मार्केट से परचेस करके एडवांस में हम लोग अपने पास रख लेंगे, तो होल्ड कर लिए, तो आखिर इंक्रीज ही तो हो गया, तो उसे क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यानी चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग
ऑन ईयर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड। अगर कभी भी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड में चेंज होता है, ठीक, अनसोल्ड, फिनिश्ड जो है अनसोल्ड है, सेल से नहीं चेंज होना चाहिए, यानी हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा लगा रहे हैं उस पर। अब इसमें देखें सिग्निफिकेंस में देख लेते हैं हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट में। पहला क्या है, रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर। हमारे पास एक मशीन था, अब 2 मशीन और परचेस कर लिए, तो हम प्रोड्यूसर हैं, तो हमारा गुड्स को प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, यानी रेज हो जाता है, ठीक। और उसके बाद हायर आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी जाहिर सी बात है अगर फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करेगा तो हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और हायर रेट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ जीडीपी, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारा जीडीपी भी क्या करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। तो पहला है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर, ठीक है। हमारे पास अगर इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स अगर अपने पास एडवांस में परचेस करके होल्ड कर लिए हैं तो हमें निरंतर, यानी अनइंटरप्टेड का मतलब होता है निरंतर हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के पास गुड्स ट्रांसफ़र करते रहते हैं और वो गुड्स को प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। रॉ मटेरियल ये सब चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल। अगर प्रोड्यूसर के पास इंटरप्टेड गुड्स सप्लाई ना हो पाए तो क्या वो गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इन्वेंट्री चेंज का मतलब हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हम लोग ऑलरेडी परचेस करके रख लिए हैं, जिससे सप्लाई प्रोड्यूसर के पास आसानी से हम लोग करते रहते हैं। वो प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को प्रोडक्शन करता रहता है। और उसका प्रोड्यूसर कैन अवॉइडेड डे टू डे परचेस फ्रॉम मार्केट, यानी प्रोड्यूसर जो है डे टू डे मार्केट से गुड्स परचेस करने का प्रक्रिया जो होता है वो अवॉइडेड कर देता है, अवॉइड करते हैं। जैसे देखो अगर हमारे पास गुड्स कम होता है, बस यूज़ के लिए होता है, तो हम आज गुड्स परचेस किए, कल परचेस किए, परसों हो सकता है शॉर्टेज हो जाए, तो इससे हम लोग क्या होते हैं, बच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मार्केट का प्राइस फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हमारे पास गुड्स पहले से ऑलरेडी रहता है तो हमें डे टू डे गुड्स परचेस करने का झंझट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोगों का क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसका दोनों का सिग्निफिकेंस है। हम लोग तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर आए हैं। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो अब यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमारे ड्यूरिंग द ईयर यानी एक साल के दौरान में जितने भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, उसे बोला जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे जितने भी एक साल में हम लोग प्लांट, मशीनरी, नया और पुराना टोटल मिलाकर जितना हमारे पास होता है उसे बोला जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड दिस, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट जो है कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ वर्न आउट। वर्न आउट का मतलब घिसा पीटा खराब हो जाता है। अब देखो यहाँ कैपिटल गुड्स से आप लोगों को मतलब है फिक्स एसेट्स, आप लोग याद रखिएगा, जैसे प्लांट मशीनरी वगैरह हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स का मतलब फिक्स एसेट्स है, ठीक है। हम लोग फिक्स एसेट्स को रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी कैपिटल गुड्स को हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल से। जैसे घिस पिट खराब हो जाता है तो उसे बोला जाता है रिप्लेसमेंट। वो भी क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मशीन है, एक मशीन घिस पिट के क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो उस मशीन को हम हटा दिए, दूसरे जगह एक नया मशीन ला लिए, तो इसे बोला जाएगा रिप्लेसमेंट। हमारे पास कोई मशीन इंक्रीज़ नहीं हुआ है, एक पुराना मशीन तो गया, उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा मशीन आ गया। तो जो रिप्लेसमेंट में नई मशीन आती है वो इसमें क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है।
और दूसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है इसी को बोला जाता है डेप्रेसिएशन भी। क्या बोला जाता है? डेप्रेसिएशन। जैसे एक मशीन मेरा ख़राब हो गया तो उसका वैल्यू सारा घट गया, ठीक है, दूसरा मशीन हम लोग खरीदे तो रिप्लेसमेंट में जितनी भी कॉस्ट आती हैं सबको हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रेसिएशन। और सेकंड पॉइंट यानी रिप्लेसमेंट में जो भी हमारी कॉस्ट आती है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है। और सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, कैपिटल गुड्स यूज एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। यानी एग्जिस्टिंग का मतलब जो हमारे पास पहले से है, ठीक है, यानी नेट एडिशन का मतलब हमारे पास कैपिटल गुड्स हम लोग यूज़ करते हैं एज अ नेट एडिशन। हमारे पास 2 मशीन है, 1 मशीन और खरीद रही है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब कितना मशीन हो गया? 3 मशीन हो गया, ठीक है, यानी इसे बोला जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोला जाएगा? नेट एडिशन को क्या बोला जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास जो पहले से गुड्स कैपिटल स्टॉक है, मशीन है, कुछ नई मशीन जो खरीद लेते हैं वो भी क्या होता है? नई मशीन जो परचेस की वो भी क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है, ठीक है। यानी पुरानी मशीन और प्लस पुरानी मशीन पे जितने खर्चा होते हैं और प्लस नई मशीन जो हम लोग नेट एडिशन में परचेस किए हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अब इसी दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग नीचे थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं। कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसके लिए हम लोग कैपिटल गुड्स क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए, उसको बदलने के लिए, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा? डेप्रेसिएशन। हम क्या बोले? हमारे पास एक मशीन है वो ख़राब हो गया, उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट में जितने खर्च आएंगे उससे डेप्रेसिएशन बोला जाएगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, कैपिटल गुड्स यूज फॉर एज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, 3 मशीन है, 1 मशीन और परचेस कर लिए तो हमारे पास टोटल मशीन कितना हो गए? 3 मशीन हो गए। तो जो एक्स्ट्रा एक न्यू मशीन आया है नेट एडिशन उसे बोला जाता है, उसी को बोला जाता है नेट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक। और ग्रॉस डेप्रेसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अब थोड़ी सी इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर नेट इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों का ये चीज़ें हो गया। अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में दोनों हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट डाउन। फिर आ गए नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट द डिफरेंस, यानी दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर हम लोग दोनों का मीनिंग समझ लीजिए, और जो मीनिंग समझें बेसिक वही क्या बनेगा? डिफरेंस भी बनेगा। तो पहले वाले में हम क्या बताए थे? जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट और न्यू एडिशन नेट एडिशन जो करते हैं दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूड नहीं था, केवल नेट एडिशन होता था, उसे क्या बोला जाता था? नेट इन्वेस्टमेंट बोला जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, it include expenditure by the producer on the purchase of new assets and as well as expenditure on replacement of existing capital stock। यानी हम लोग जो न्यू एसेट्स परचेस करते हैं वो भी हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है, और जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी पुराने एसेट्स पे जो भी हम लोग खर्चा करते हैं उसका भी एक खर्चा क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है, यानी दोनों ऐड होता है। और इसमें जो होता है it include expenditure by the producer on the purchase of new assets only does not include expenditure on the replacement of existing capital stock। इसका मतलब ये हो गया जो न्यू मशीन हम लोग परचेस करेंगे नेट एडिशन जो होगा वही इसमें केवल इंक्लूड होता है, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल पर रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी रिप्लेसमेंट जो भी हम लोग उस पर खर्चा करते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट ही होता है, उसी को क्या बोला जाता है? डेप्रेसिएशन। रिप्लेसमेंट को ही बोला जाएगा डेप्रेसिएशन, इसमें इंक्लूड होता है और इसमें वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यूज़
इंक्लूड नहीं होता है, उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी इसमें जो है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में नेट एडिशन शो नहीं करता है, क्योंकि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है नेट इन्वेस्टमेंट, जो नेट एडिशन हम लोग करते हैं वो शो करता है। इट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में कितना नेट एडिशन हुआ है ये चीज़ें इसमें शो करता है, ठीक है। तो हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन, हम लोग अब अगला टॉपिक देखेंगे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोग ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन आप लोग जानते हैं, हमारे पास जो भी फिक्स एसेट्स होता है हम लोग कॉन्टिन्यूसली उससे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। तो जितनी भी वैल्यू में कमी आती है तो उसी को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, while fixed assets like plant and machinery are in use, they go down in value owing। अगर हमारे एसेट्स में कोई भी कमी आता है यूज़ करने से फिक्स एसेट्स में, तो उसे क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। हाँ, इसको याद रखिएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स को भी क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। यानी डेप्रिसिएशन को भी डेप्रिसिएशन बोला जाएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी दे दिया तो उसका भी मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब बिकॉज डेप्रिसिएशन का कारण क्या क्या है, नॉर्मली वियर एंड टीयर, नॉर्मली किसी भी चीज़ को आप लोग यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। एक्सीडेंटल डैमेजेस, अगर आपके पास कोई फिक्स एसेट्स है, अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे भी बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, ये पुराना हो जाता है, तो जो एसेट्स हमारा पुराना हो जाता है वो अनयूज़ हो जाता है, तो वो भी वैल्यू उसका क्या होता है, घट जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पर ऑब्सोलेसेंस में दो होता है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है। एक्सपेक्टेड अनऑब्सोलेसेंस का मतलब ये होता है, ये जो हमें पहले से पता रहता है ये चीज़ें क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण से ये चीज़ें क्या हो जाएगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब समझिएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, रबड़ का शूज़ प्रोडक्शन होता है, बट जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं उन लोगों का डिमांड चेंज हो गया लेदर के शू पर। तो अब देखो, अब जितने कंज्यूमर हैं डिमांड किसका करेंगे, लेदर का शू, तो रबड़ का शू जो बनाने वाला हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी रहा वो क्या हो गया, अब ऑब्सोलेंस हो गया, यानी वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें एक्सपेक्टेड, ये हमें पता रहता है, इसे अगर कभी भी टेक्नोलॉजी में चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। और जैसे मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट टीवी बनता था, इसके प्लांट एंड मशीनरी थे, अब कंज्यूमर क्या मांग रहे हैं, कस्टमर कलर टीवी मांग रहे हैं, तो जो ब्लैक एंड वाइट वाला प्लांट एंड मशीनरी हो गया वो क्या हो गया, ऑब्सोलेसेंस हो गया। तो वहाँ पर भी क्या हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेड का मतलब हमें पहले से पता रहता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या होता रहेगा, थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी, ठीक है, जिसके वजह से हमारे जो पुराने प्लांट एंड मशीनरी होते हैं उसके डिमांड क्या होते हैं, घट जाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, तो उससे भी क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड हमें पता नहीं रहता है ऑब्सोलेसेंस के बारे में, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है। जैसे ये नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गया, ठीक है, और इकोनॉमिकल रिसीजन, इसमें आप लिख सकते हो, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी लिख सकते हो, इसमें नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा, फायर और
अर्थ क्विक, अर्थ क्विक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल क्लैमिटीज़। और इकोनॉमिक रिसीजन, इकोनॉमिक रिसीजन हमारा आर्थिक क्या हो जाता है, मंदी हो जाता है, उस चीज़ का डिमांड कम हो जाता है। तो ये हमें पता नहीं रहता है, जैसे कोरोना काल हर एक चीज़ का डिमांड क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक रिसीजन हो गया है, क्योंकि ऐसा किसी को पता नहीं था कि ऐसा एक पेंडेमिक आएगा, तो जिसके वजह से डिमांड क्या हो गया, घट गया, यानी मंदी हो गया हमारे मार्केट में। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। आप लोग एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का याद रखिएगा, क्या होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी से याद रखिएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, अनएक्सपेक्टेड नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, इकोनॉमिक रिसीजन। तो अब हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे।